नमस्कार दोस्तों, मैं ललित रॉय अपना YouTube चैनल ललित आर्ट्स वाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं एसएससी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए, खास करके एसएससी की तैयारी कर रहे यानी जीडी की तैयारी कर रहे, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मैं कुछ प्रश्न लेकर आज उपस्थित हुआ हूं। धीरे धीरे इसमें क्रमिक रूप से मैं सुधार करता रहूंगा वीडियो क्वालिटी के रूप में। कुछ आपको भी लगता होगा कि थोड़ी सी हमारी वीडियो क्वालिटी कम होगा, तो मैं आज 7 ऑब्जेक्टिव लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ये 7 ऑब्जेक्टिव्स रामबाण है। इन 7 ऑब्जेक्टिव्स का मैं इधर एक्सप्लेन करूंगा, यानी इसका पूर्ण रूपेण व्याख्या मैं यहाँ पर इस और करता रहूंगा। आप अगर अच्छे तैयारी करने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस बार मैं एसएससी जीडी का रिजल्ट अपने हाथों में ले लूं, तो मेरा आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी कलम निकालें और हम इधर जो एक्सप्लेन करेंगे इनको, इस चीज को भी आराम से इत्मीनान से लिखें और उसे याद करें। तो आपको ये निश्चित रखिए कि हमारे चैनल से आपकी रिजल्ट जरूर बन सकती है। और एक बात आप ध्यान रखें कि आमतौर पर लोगों में ये भ्रांतियां हैं, या फिर हमें लोग देखते हैं इतिहास पढ़ाते हुए, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फिजिक्स का स्पेलिंग नहीं जानते हैं, आपको फिजिक्स का पूर्णतः न्यूमेरिकल ढंग से बना लीजिएगा, ये आप विश्वास रखें। तो मैं हर एक विषय लेकर आऊंगा, रीजनिंग भी लेकर आऊंगा। कल से मैं आपको रीजनिंग में क्लास दूंगा। रीजनिंग, इंग्लिश, हिस्ट्री, सारे पॉलिटिकल, सारे क्लास में आपको टाइम टू टाइम देता रहेगा, बैक टू बैक आते रहेगा। तो समय नहीं व्यतीत करते हुए चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि इतिहास का पिता, ध्यान देंगे, कहते हैं कि इतिहास का पिता कहा जाता है। ये प्रश्न है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो आप लोग तुरंत जवाब दीजिए कि बताइए इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। क्या इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, क्या हेरोडोटस को कहा जाता है, या कीट को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं है? फटाफट बताइए। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। चलिए, तो ठीक है, आंसर आने लगे हैं। देखते हैं इतिहास का पिता। सबसे पहले हम इसका करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इतिहास का पिता पहला है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। एडी कीथ इनका पूरा नाम है, एडी कीथ। कीथ एक इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि भारतीयों को भी इतिहास लेखन का ज्ञान है, क्योंकि इनके पास साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत हैं। और इन्हें नहीं बोला, एक इसमें है कि हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं हेरोडोटस की बातें। इसी बातों को आप अच्छे से आप अपनी कॉपी में लिखें, तो विश्वास रहे आप इतिहास के क्षेत्रों में प्रवीण हो सकते हैं। हेरोडोटस, हेरोडोटस हेरोडोटस यूनान के रहने वाले हैं, यानी ग्रीक के रहने वाले हैं। हेरोडोटस की पुस्तक, एक मिनट, हेरोडोटस ये निवासी हैं यूनान के, यूनान के निवासी हैं। इनकी पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। इस हिस्टोरिका में ही भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का वर्णन है। ध्यान समझेंगे, क्या कहा कि हेरोडोटस निवासी कहां के हैं? यूनान के। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। इसी हिस्टोरिका बुक में भारत का वर्णन किया गया है। भारत के किस क्षेत्र का वर्णन किया गया? उत्तरी पश्चिमी सीमा की वर्णन किया गया है।
इसी में एक शासक हुआ जिसका नाम था दारा प्रथम। इसी को कहीं कहीं आपको मिलेगा डेरियस प्रथम। दारा प्रथम ने भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा को जीतकर भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा को जीतकर 20वां प्रांत घोषित किया। आराम समझना इस बात को। ये तो क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, अभी चूंकि मेरे पास संसाधन की अभाव है, ये थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन मैं ला रहा हूं, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो मैं इस और जो कर रहा हूं इसको आप बखूबी ध्यान से समझेंगे तो आप निश्चित तौर पर इतिहास के क्षेत्रों में प्रवीण बन जाएंगे। देखिए हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, आपका क्वेश्चन है वहां पर। हेरोडोटस निवासी है कहाँ के? यूनान के। इनकी पुस्तक क्या है? हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका में भारतवर्ष का वर्णन है। भारतवर्ष के उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र में दारा प्रथम ये एक शासक हुए। दारा प्रथम ने क्या किया? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को जीतकर उसे 20वां प्रांत घोषित किया गया। वेरी MI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे आप बोलेंगे तो आप इधर समझते हैं। चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दारा प्रथम, चलिए आ ही गया क्वेश्चन। दारा प्रथम ने भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा को जीतकर कौन सा प्रांत घोषित किया था? 20वां, 10वां, 15वां, 16वां? आप बताइए फटाफट कि अभी मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया हूं कि दारा प्रथम भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा को जीतकर उसे 20वां प्रांत घोषित किया। आप बताइए इसका सटीक आंसर क्या होगा? 20वां प्रांत। आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा ये कौन सा प्रांत है, 20वां प्रांत। निश्चित तौर पर आप कमेंट करते रहें, आपके कमेंट में देखता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि राजतरंगिणी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है कि राजतरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या चाणक्य है? क्या तुलसीदास है? क्या कल्हण है? क्या स्वामी विवेकानंद जी हैं? आप कमेंट करें, कमेंट में बताइए इसके लेखक कौन हैं? राजतरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? चलिए आप पर जवाब दीजिए। चलिए हम आपको इधर एक्सप्लेन करता हूं, इस चीज को ध्यान समझना है। राजतरंगिणी प्रथम, ध्यान रखना है दोस्त, प्रथम सुव्यवस्थित पुस्तक है। इसके लेखक जो हैं, इसके लेखक कल्हण है। ये कल्हण जो है 12वीं शताब्दी के लेखक हैं। राजतरंगिणी में ध्यान देना दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास, कई बार प्रश्न आ चुके हैं SSC GD के प्रश्नों में कि कश्मीर का इतिहास का वर्णन, कश्मीर इतिहास का वर्णन किसमें किया गया है? तो कश्मीर का इतिहास का वर्णन किसमें किया गया है? राजतरंगिणी में। फटाफट समझेंगे। राजतरंगिणी प्रथम सुव्यवस्थित पुस्तक है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है?
कलहन है। राजतरंगिणी के लेखक कलहन, यानी राजतरंगिणी के लेखक कलहन है, वो 12वीं शताब्दी में इस राजतरंगिणी नामक पुस्तक को लिखे थे। ठीक है, और कहता है राजतरंगिणी में ही कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है। तो अब बताइए आप, आपका आंसर कि राजतरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या चाणक्य है, क्या तुलसीदास है, क्या कलहन है, विवेकानंद? बताओ रे बाबू, कौन होगा? कलहन। चलो, चाणक्य, चाणक्य का पुस्तक का नाम क्या हुआ? अर्थशास्त्र हुआ। तुलसीदास तो आप समझ ले करते हैं, विवेकानंद जी हैं। ठीक है, अच्छा, विवेकानंद की बात अगर, तो विवेकानंद की थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं। विवेकानंद, विवेकानंद का जो जन्म हुआ है, जन्म 1863 में, ध्यान देना है, और 1863 में जन्म हो गई है। मृत्यु इनका निधन 1902 ईस्वी में। इन्होंने 39 वर्ष अपना जीवन जिए हैं। ठीक है, विस्तार से लेंगे जब कभी आपको हम बताएंगे विवेकानंद के बारे में तब। चलिए, कहते कि कलहन किस शताब्दी के लेखक हैं? देखो क्वेश्चन आ गया फटाफट ना। क्या कहता है कि कलहन किस शताब्दी के लेखक हैं? क्या 12वीं है, 15वीं है, 16वीं है, 20वीं है? आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि क्या कलहन किस शताब्दी के लेखक हैं। मैं आपको अभी तुरंत बताया हूं कि कलहन किस शताब्दी के लेखक हैं? 12वीं शताब्दी के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल की सभ्यता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 में पूछी गई है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल की सभ्यता है। और मैंने देखा है कि कई बार एसएससी जीडी के प्रश्न पत्रों में ये देखी गया है। इसलिए मेरे जवानों, मेरे भाइयों, ध्यान देंगे इन प्रश्नों पर कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल की सभ्यता है। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए, ऐतिहासिक काल का है या प्रागैतिहासिक काल की है या आद ऐतिहासिक काल की है? ठीक है, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, आप समझ जाएंगे। इतिहास का, भारतीय इतिहास का वर्गीकरण, भारतीय इतिहास का वर्गीकरण जो मैं इस और व्याख्या कर रहा हूं, इसको भली भांति आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखेंगे, आपका जरूर भला होगा। चलिए, भारतीय इतिहास का वर्गीकरण में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, और उसके बाद बाबू ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। थोड़ी सी बातों को हम समझेंगे, आराम से समझेंगे, ये हुआ यहां पर ऐतिहासिक काल होगा। अब समझते हैं, प्रागैतिहासिक काल का जो समय है वो 2,50,000 से 2500 बीसी। ये बीसी क्या है आप समझते हैं? नहीं समझेंगे तो आप हमें कमेंट में जवाब देंगे, कमेंट करेंगे। मैं आपको एडी और बीसी पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको इतिहास की बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इतिहास का आ से मैं आपको ये शुरू कर रहा हूं। आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल मोटे तौर पर आपको देखेंगे कि 2500 से लेकर 600 बीसी, और इससे 600 बीसी से 1947 एडी। मैंने यहां लिखा बीसी और यहां लिखा मैंने एडी। इसका बीसी और एडी पर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, आप इसे देखकर ज्ञान का अर्जन करें। तो इसमें प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। कोई जिस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो पर उसे पढ़ा नहीं जा सका हो, अब तक उसे
सॉरी बच्चों, उस काल को हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, इसी काल में चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता जब हम आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल इससे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों में जो लिखे गए हैं वो भावात्मक हैं। उसको आज तक किसी विद्वान इतिहासकार ने पढ़ नहीं पाया, इसलिए लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो जिस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो उसे पढ़ा नहीं जा सका हो, उस काल को कौन सा काल? ऐतिहासिक काल। बोल मेरे वीर, बताओ क्या ऐतिहासिक काल होगा? क्या प्रागैतिहासिक काल होगी? बोल भाई, क्या होगा? ऐतिहासिक काल। इसी काल को क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल की सभ्यता है? ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। चलिए फिर कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कालखंड C14 के अनुसार बताइए। अब C14 क्या होती है? संक्षेप में आप समझ लें। C14, C फॉर कार्बन, 14 मतलब 14। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार जब किसी भी वस्तु में कार्बन 14 और कार्बन 12 समान मात्रा में पाई जाती है, जब मृत्यु उपरांत कार्बन 12 यानी कार्बन 12 स्थिर रहता है, परंतु कार्बन 14 की मात्रा धीरे धीरे कम होते जाती है। जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा कम होगी वह वस्तु उतनी ही क्या होगी? पुरानी होगी। तो मोटे तौर पर कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की कालखंड 2500 BC से लेकर 1700 BC तक मानी गई है। हालांकि इस पर कई विद्वानों ने अलग अलग समय बताए हैं, लेकिन सर्वमान्य ये बताया गया है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल क्या है? बउआ देख लो तुम लोग, इसमें हम कहते हैं भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल क्या है? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम लोग बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में जब पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल क्या है, ध्यान देंगे। अभी तो उतनी समय नहीं है मेरे पास, चूंकि 7 क्वेश्चन ही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ध्यान देंगे सुगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, जब प्रश्न ऐसा पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे सॉरी बच्चों कि सबसे बड़ा शहर पूछे तब तो होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नहीं होगा मोहनजोदड़ो। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले, अब देखिए अभी जो है मोहनजोदड़ो वर्तमान में सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, तो बताइए भारत में तो यह नहीं है। अब क्या कहता है? भारत की बात करता है। जब भारत की बात चला है मेरे भाई मेरे दोस्त, जब भारत में कहेगी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल राखी गढ़ी नहीं है, कालीबंगा नहीं है, रोपर नहीं है। आप जानते हैं कि लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, रोपर पंजाब में है, राखी गढ़ी कहाँ है मेरे भाई? बोल कहाँ है? भारत में। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट क्या है? राखी गढ़ी है। तो ये रहा मेरा 7 क्वेश्चन मैंने प्रयास किया आपको इधर व्याख्या करके बताने का। ठीक है, तो आज भर इतना ही रहते हैं, मिलेंगे कल फिर अगले न्यू एडिशन के साथ, नए लेक्चर 2 में मिलेंगे। इससे आगे की ओर मैं आपको धीरे धीरे 0 से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज पर इतना ही, कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।